नमस्कार दोस्तों। सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। पिछली क्लास से हमने शुरू की थी एक सीरीज़ की, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी द्वारा पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेने जा रहे हैं दूसरी क्लास। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे एसएससी 2017 में 5 अगस्त को पूछी गई शिफ्ट 2 के जितने भी इंग्लिश के सवाल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि आपको इस वाक्य में जो सामने दिया गया है इसमें एक एरर स्पॉट करनी है, इसमें कोई गलती है वो आपको ढूंढनी है। सेंटेंस है, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रोबरी। सेंटेंस वाक्य कहना चाहता है कि मैं एग्जीबिशन में पहुंचा ही था कि जब मैंने सुना किसके बारे में, एक रोबरी के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पर एरर है कि जो वेयर शब्द है यह यहाँ पे रोंगली यूज किया गया है। देखिए, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ये दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं कि आपने कोई गतिविधि शुरू ही की थी या कोई एक्टिविटी की ही थी, शुरुआत ही हुई थी, जब उसके उपरांत कोई दूसरी एक्टिविटी हो गई। और इनके साथ एक दूसरा वर्ड है जो वो पेयर में यूज किया जाता है। तो जो वेयर है यहाँ पर गलत है, तो इसकी जगह सही वर्ड क्या आएगा? हार्डली के साथ आता है व्हेन, और स्कार्सली के साथ भी व्हेन ही आता है। हम इस वाक्य को किसी दूसरे तरीके से भी शुरू कर सकते थे कि नो सूनर डिड आई रीच द एग्जीबिशन। तो अगर ये वाक्य है नो सूनर से शुरू हो रहा होता, तब यहां पर क्या आ रहा होता मेरे दोस्तों? तब हम यूज कर रहे होते वर्ड देन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बार बार एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ देन आता है, देन नहीं आता। THEN वाला देन नहीं आता। अक्सर लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, बार बार करते हैं, और ये सवाल अक्सर बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। सीडीएस के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, जहाँ पे हार्डली के साथ व्हेन का पेयर या देन दे देंगे। दूसरी और याद करने वाली बात इस प्रकार के वाक्य में क्या है कि जो पहला पार्ट होगा वो सेंटेंस का, वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट है जो, और जो सेकंड पार्ट है वो होगा हमारा सिंपल पास्ट में। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वह भी आपको घुमाकर दिया जा सकता है। जैसे हार्डली हैड आई की जगह आपको यह भी दिया जा सकता था वाक्य में, हार्डली आई हैड। तो यह भी गलत हो जाता। जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो इस प्रकार के वाक्य में पहले आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस भी हमारे पास इसी प्रकार का है, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी। तो आपको पता है कि नो सूनर के साथ तो देन आता है। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो हार्डली और स्कार्सली है इनके साथ आप वर्ड बना सकते हैं हा और सा। और नो सूनर में जब पहले ही नो आ गया है, बाद में देन, नो के साथ देन। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं कि हार्डली के साथ वैन आता है, स्कार्सली के साथ वैन आता है, लेकिन नो सूनर के साथ देन आता है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए इन प्रकार के वाक्यों में
कि जो डिड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो वर्ब यूज हो रही होगी वो हमेशा ही बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। जैसे नो सोनर डिड द सन राइज, ये जो वर्ब है ये हमेशा ही V1 होगी, वर्ब की पहली फॉर्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, एक ब्लैंक दिया गया है, इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन ही स्पीच। यहाँ पर ये वाक्य कहना चाहता है, या कह सकते हैं हम कि हम समझ पा रहे हैं कि वाक्य ये कहेगा कि उसने या तो एयर पोल्यूशन के बारे में अपनी स्पीच में मेंशन किया होगा या फिर मेंशन नहीं किया होगा। अगर उसने मेंशन किया होता तो हम लिखते एडवर्टिड। एडवर्टिड का मतलब होता है टू मेंशन या फिर रेफर करना। इसका एक सिमिलर वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना, मतलब सीधे तौर पर किसी को कुछ ना बताकर उसको इशारे में समझाना। अवर्ट का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, अवॉइड करना, बचना किसी चीज से। तो यहाँ पर अवर्ट और एडवर्ट, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, इसको फिल करेगा? यहाँ पर एडवर्ट है जो इसका सही आंसर है, क्योंकि वर्ब अवर्ट के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते। एक्सक्लेम्ड और मेंशन का आपको मीनिंग पता ही है, क्योंकि डेली लाइफ में यूज होने वाले ये वर्ड्स हैं। रोहन इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। कि जो रोहन है वो इतना मैग्नेनिमस है कि हर कोई हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे पहले आपको मैग्नेनिमस वर्ड का ही मीनिंग पता होना चाहिए सेंटेंस में। आपको बता देता हूँ कि मैग्नेनिमस वर्ड है जो इसका मीनिंग होता है दयालु या फिर उदार। याद करने का तरीका आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए, अगर आप अलग अलग तरीके से इस वर्ड को पढ़कर देखें मैग्नेनिमस को, तो यहाँ पर शब्द माँ का भी यूज हुआ है, यहाँ पर शब्द नानी का भी यूज हुआ है, और आप कह सकते हैं MOUS। अगर आप आई भी देखें तो यहाँ पर वर्ड मौसी का भी यूज हुआ है। ये तीनों ही लोग बहुत उदार होते हैं, दयालु होते हैं, आपकी सारी गलतियों के लिए आपको माफ कर देते हैं। इसीलिए जो मैग्नेनिमस होगा वह उदार होगा, वह दयालु होगा। तो वो इतना उदार है, उतना दयालु है कि हर कोई उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है राहुल की। तो जो ईगर वर्ड है वह अप्रोप्रिएट फील करेगा इस फिलर को, कि दे आर ऑलवेज ईगर, हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। रिलक्टेंट मतलब कि उत्सुक नहीं रहते हैं, हिचकिचाते हैं। इग्नोरेंट जो इग्नोर करता हो चीज़ों को, वो होता है इग्नोरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक वर्ड दिया हुआ है सुकुलेंट, इसका आपको सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। सकलेंट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, होता है जूसी। आपने देखे होंगे कि कई जगहों पर, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में पौधे लगे रहते हैं गमलों में, छोटे छोटे, और उनके जो पत्ते होते हैं वे काफ़ी गूदेदार होते हैं, काफ़ी जूसी होते हैं, रसीले होते हैं। तो ऐसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं कि सुकुलेंट का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है जूसी। सकिंग, सॉफ्ट और पेल, आपको पता है कि इन शब्दों के मीनिंग क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले शब्द हैं। पेल हिंदी में फीका बोलते हैं। अगला शब्द आपके पास है कॉन्ग्रीगेशन। इसका आपको सिनोनिम बताना है।
कॉन्ग्रीगेशन का जो सिनोनिम होता है वो होता है असेंबली, लेकिन आपको ये शब्द याद करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रीगेशन शब्द है जो, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, यह वर्ड आया है, आप कह सकते हैं वर्ड कांग्रेस से। और कांग्रेस कहाँ बैठती है? कांग्रेस बैठती है असेंबली में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस बैठती है, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो गया है असेंबली, समूह। कांग्रेस सिट्स इन। डिस्कशन, अटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पता है कि इन शब्दों के मीनिंग क्या होते हैं। ये बहुत ही डेली लाइफ में यूज होने वाले शब्द हैं। इवेनेसेंट, इसका आपको एंटोनिम बताना है। सबसे पहले तो अगर एंटोनिम बताना है तो आपको इसका सिनोनिम पता होना चाहिए। इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मोमेंट्री। इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका इवेनेसेंट को, आप सेंट को पकड़ सकते हैं। सेंट क्या होता है? परफ्यूम। आप ऐसे याद रखिए कि एक परफ्यूम होता है जो कुछ देर तक ही काम करता है, उसके बाद वह फेड हो जाता है। तो इवेनेसेंट का जो मीनिंग होता है, यह होता है मोमेंटरी, या फिर लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं क्षणिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है एसएससी एग्जाम्स में। एक और इम्पोर्टेंट सिनोनिम है जो इसका, वो है एफिमेरल। तो अब आपको इवेनेसेंट का मीनिंग पता लग गया है, इसमें से आपको इनका एंटोनिम बताना है। एंटाइसिंग का मतलब होता है लुभाने वाला। फ्लीटिंग का मतलब होता है दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, मतलब इरेगुलर। और इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी। जैसे आपको पता है कि महाभारत में एक पौंड था जिसमें दुर्योधन गिर गया था, उसको बोल सकते हैं हम इल्यूसिव पौंड, मायावी पौंड। या फिर रामायण में था इल्यूसिव डियर, एक हिरण था। इल्यूसिव पौंड इन द महाभारत, या फिर इल्यूसिव डियर, हिरण, इन द रामायण। तो इनमें से इवेनेसेंट का जो एंटोनिम बनता है चारों में से, असल में प्रॉपर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका एंटोनिम होना चाहिए परमानेंट या फिर एवरलास्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास पैनेजिरिक। पैनेजिरिक का मीनिंग होता है किसी की तारीफ करना, या तो बोलकर या लिखकर। तो इसका सिनोनिम है जो, वो हो गया है एक्कोलेड, एक इम्पोर्टेंट वर्ड, किसी की तारीफ करना। नोक्सियस का मीनिंग होता है डेंजरस, लीदल, या फिर हार्मफुल।
क्रिटिसिज्म आपको पता है, निंदा करना। फैंटेसी, ख्याली पुलाव। और ग्रैंड्योर, इसका मीनिंग आपको पता है, होता है शान, वैभव। तो जो पैनेजिरिक का मीनिंग है एक्कोलेड, किसी की तारीफ करना, उसका एंटोनिम बनता है किसी की निंदा करना। एंटोनिम, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इल्यूसिव का आप इंग्लिश में भी एक और सिनोनिम लिख लीजिए, डिसेप्टिव। डिसीव करता हो, जो धोखा देता हो। और नॉक्सियस है जो, इसको आप याद कैसे करेंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हुए हमारे कंठ से जो आवाज़ निकल रही है, नाक वर्ड बोलना पड़ रहा है, नॉक्सियस। तो आप बोल सकते हैं नॉक्सियस असल में होती हैं गैसेस। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना भी, पढ़ा भी होगा, या टीवी पर सुना भी होगा। नॉक्सियस गैसेस, हार्मफुल गैसेस। आगे चलते हैं। एक ईडियम आपके सामने दी हुई है, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। देखिए, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो स्पोक का मतलब होता है ताड़ियाँ, और व्हील का मतलब आपको पता ही है। तो हम समझ पा रहे हैं कि किसी के भी पहिए में ताड़ी लगा देना। देखिए, जब भी हम साइकिल चलाते थे बचपन में, या आपने देखा होगा जो फेरी वाले आते हैं गलियों में, तो जब भी उन्हें साइकिल रोकनी होती है, कहीं पे खड़ी करनी होती है, तो वहाँ पर हैंड ब्रेक तो होते नहीं साइकिल में, तो वे क्या करते हैं, एक डंडा रखते हैं अपने पास लंबा सा। वह साइकिल के पहिए में वह डंडा घुसा देते हैं, और उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है साइकिल, मतलब रुक जाती है। ये कोई साइकिल है जो सामान बेचने आता है, वो रखता है अपने पास एक डंडा। स्पोक्स ये होते हैं ताड़ी। आप ऐसा समझिए कि इन ताड़ियों के बीच में एक और बड़ी ताड़ी या फिर डंडा घुसा दिया, ताकि ये आगे ना बढ़े, रोकने के लिए। यहीं से इसका मीनिंग आता है टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। किसी के रास्ते में अड़चन, बाधा पैदा करना, यही मतलब होता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। चलिए आगे चलते हैं। एक और इडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है, एट लॉगर हेड्स। देखिए, लॉगर हेड्स जो शब्द है, आप देख पा रहे होंगे, दो शब्दों को जोड़ देते हैं अगर, लॉग और हेड जो इसमें यूज हुए हैं। लॉग का मतलब होता है लट्ठा, पेड़ का तना। और हेड किसी भी इंसान का हेड। तो आप ऐसे याद रखिए कि दो लोग हैं, और ये लट्ठा लेकर, पेड़ का तना लेकर आपस में लड़ रहे हैं, एट लॉगर हेड्स, कि सर पे मारने को वे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यही इसका मतलब बनता है, इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ लड़ना। आगे है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर देखिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, यह बताने के लिए कि वह सबसे अच्छी भी है और सबसे समझदार भी है। तो जब ऐसे सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति के लिए दो सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर हर सुपरलेटिव डिग्री के लिए पहले आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर गलती ये है कि जो दूसरी सुपरलेटिव डिग्री है एक इंसान के लिए यूज़ की गई है, वाइजेस्ट, इसके आगे द नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम इम्प्रूव करेंगे, शी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास।
द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। देखिए, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो जापान के लोग हैं वह समझदार हैं, वह किससे? यह लिखा हुआ है कि अमेरिका से। अगर हम हिंदी में समझें तो ये कहना चाहता है सेंटेंस कि अमेरिका के लोगों से समझदार है, तो लिखा भी वही जाना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन होता है जो दो लाइक चीज़ों के बीच में होता है। तो अमेरिका के लोगों, जापान के लोगों की जब यहाँ पर बात हुई है तो अमेरिका के भी तो लोग ही होने चाहिए, ना कि देश होना चाहिए। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी, आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, कि लाइक चीज़ों के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पर मतलब बन गया है कि अमेरिका के लोगों के लिए। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका क्यों नहीं आया है? देखिए, दैट होता है जो वो सिंगुलर होता है, और दोज होता है प्लूरल। तो जब लोगों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ही दोज का यूज किया जाएगा, दैट का यूज नहीं किया जाएगा। आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक वाक्य लेते हैं। अक्सर हम लिख देते हैं कि ही इज taller देन मी। जब भी हमें कहना हो कि वह मुझसे लंबा है तो हम लिख देते हैं ही इज टॉलर देन मी। मतलब सही बन रहा है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखें हम तो ये सेंटेंस है जो ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइट की कंपैरिजन की बात हो रही है कि वह मुझसे लंबा है, तो मेरी बात ना करके मेरी हाइट की बारे में बात की जानी चाहिए। तो सही वाक्य होगा ही इज taller देन आई एम, कि जितना लंबा मैं हूं उससे वह लंबा है। चलिए आगे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, कि जो कहानियां सुनाने में माहिर हो। तो आपको बता देता हूं कि इसके लिए वन वर्ड यूज होता है रेकंटर। ये वर्ड आया है, आप अगर याद करें तो रिसाइट से, वन हु रिसाइट्स। वेंट्रल जो होता है, वेंट्रल होता है किसी भी चीज़ का अंडर बॉडी, अंडर साइड। जैसे आपने बायोलॉजी में छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो नीचे का फिन होता है किसी भी मछली का, उसको बोलते हैं वेंट्रल फिन, और जो ऊपर का फिन होता है इसे बोलते हैं डोर्सल फिन। फेनेटिक एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको याद होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है कट्टर, कि किसी भी चीज़ को लेके जो कट्टर होता है इंसान, उसको बोलते हैं फैंटिक। इंग्लिश में इसका सिनोनिम है जीलट, कि जो बहुत जील रखता हो। और यूजली ये जो जील होती है, ये कट्टरपंथी होती है, ये यूज होता है रिलीजियस आइडियोलॉजीज के लिए। कि आपने देखा होगा कई लोग रिलीजियस आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फैनेटिक। तो यूजली यूज्ड फॉर रिलीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीछे एक वर्ड था टायरो, इसका मतलब होता है नोवाइस या फिर बिगिनर, नो सीखिया, जिसने कोई काम नया नया शुरू किया हो।
ट्राई वर्ड से आप याद कर सकते हैं कि जो ट्राई, हिट एंड ट्राई कर रहा है वही है बिगनर, नौसिखिया, नोवाइस। एक और आपके सामने क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, फियर ऑफ फायर, कि जो लोग आग का डर, आग का डर होता है आर्सन फोबिया, क्योंकि जो वर्ड आर्सन होता है ये आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा, आगजनी। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ लाइटनिंग, कि बिजली गिर जाएगी किसी के ऊपर। एस्ट्रोफोबिया, फियर्स ऑफ हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, कॉस्मिक, इन चीज़ों से। और जो एरेनोफोबिया होता है ये होता है फियर ऑफ मेल डोमिनेंस, पुरुष प्रधान से जो डर है वो होता है एरेनोफोबिया। चलिए आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, हाइजीन, फासिस्ट, करियर या फिर अपैरल। जो गलत स्पेलिंग है यहाँ पर वह है हाइजीन। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, बार बार आती है एग्जाम्स में और बार बार इसको स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। अपैरल का मीनिंग, अपैरल का मीनिंग आपको पता है, गारमेंट्स के लिए यूज होता है, क्लोथ्स। करियर आपको पता है। अच्छा, करियर और कैरियर दो अलग अलग वर्ड है। देखिए, तो है करियर और दूसरा होता है कैरियर। करियर आपको पता है कि आप लोग करियर बनाते हैं, उस करियर की यहाँ पर बात हो रही है। और जो कैरियर होता है ये होता है जो साइकिल के पीछे आपने लगा हुआ देखा होगा, काठी जिसको बोलते थे हम, जिस पर सामान रखा जाता है, तो होता है कैरियर और ये होता है करियर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक और आपको बताना है, रिसाइड, रिवाइज, एडवाइज और डिमाइस। इनकरेक्टली डिमाइस, करेक्ट स्पेलिंग है इसकी डिमाइज और इसका मतलब होता है टू डाई, निधन हो जाना, निधन। रिसाइड का मीनिंग आपको पता है, रिवाइज का मतलब पता है आपको, एडवाइस का भी पता है। अच्छा, यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग वर्ड हैं दो। पहला वर्ड है एडवाइस जो आपके सामने लिखा हुआ है और दूसरा है एडवाइस। देखिए, जो एडवाइस है यह एक वर्ब है और जो एडवाइस है यह एक नाउन है। हम किसी को एडवाइस करते हैं और उसे क्या देते हैं, एडवाइस, कि मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मेहनत अच्छे से करनी चाहिए। और ये जो आपको मैं क्रिया कर रहा हूँ एडवाइस देने की, इसको बोलते हैं एडवाइस। सेंटेंस में समझते हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू ओबे माई एडवाइस। कि मैंने उसको एडवाइस किया, क्रिया की, वर्ब की, कि जो मैं एडवाइस देता हूँ उसको वह माने, उसको ओबे करे। तो ये है एडवाइस नाउन।
चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपके सामने PQRS 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर आपको बनाना है। सबसे पहले, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। पहले से तो शुरू नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। हमें पहले इंसान के बारे में बताना होगा, उसके नाम नाम बताना होगा, जिस इंसान के बारे में भी ये प्रोनाउन ही यूज किया गया है। इससे पहले यह देखिए, आर सेंटेंस में स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद रेवरेंस। स्वामी दयानंद है जो, उनको देखा जाता है रेवरेंस के साथ, याद किया जाता है। तो इनके बारे में प्रोनाउन ही यूज किया गया है। तो आर है जो पी से पहले आएगा, हमें ये पता लग गया है। आर है जो पी से पहले आएगा। उसके बाद बचे हुए सेंटेंस है जो आर और पी को हमने कर दिया है सेट। पीपल आर जनरली वेरी ऑफन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मटेरियलिज्म। देखिए, इन दोनों में से भी एस है जो वो क्यू से पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले देश के बारे में बताया जा रहा होगा, फिर उसके लोगों के बारे में बात की जा रही होगी। तो एस क्यू और आर पी, क्या ऐसा कोई है सेंटेंस? ऑप्शन नंबर 4 है जो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया कंट्री के बारे में बताया गया, उसके बाद उसके लोगों के बारे में बताया गया कि वह लोग कैसे हैं, वह लोग हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंजेस। उसके बारे में स्वामी दयानंद जी के बारे में बात की गई, और उसके बारे में कि उन्होंने क्या किया, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप, इस बारे में बात की गई। तो सही सेंटेंस हो गया SQRP, जो सही ऑर्डर हो गया इन सेंटेंसेस का। यहाँ लिख देते हैं आपकी समझ के लिए। पहले देश, फिर देशवासी, फिर स्वामी जी के बारे में बात हुई है, और उसके बाद व्हाट ही डिड, कि उन्होंने क्या किया। चलिए आगे चलते हैं। पैरा जंबल, दोबारा से PQRS आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखिए, सो द नीड ऑफ द आर फॉर दैट, ये जो है इनसे तो शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी सेंटेंस की या किसी भी पैराग्राफ की। आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली एन एफ्लुएंट सोसाइटी, नहीं। When we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster। देखिए, यहाँ एक सवाल पूछा गया है कि जब भी हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो एक हमारे मन में एक सवाल आता है कि किस प्रकार के एजुकेशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें यंगस्टर्स को देनी है। तो आर से शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद इसका आंसर देने के लिए हम बताएंगे कि सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे समाज की। तो समाज की रिक्वायरमेंट्स बताई गई है सेंटेंस एस में। आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली इन एन एफ्लुएंट सोसाइटी बट एन इक्वालिटेरियन, जस्ट, ह्यूमन एंड कंपैशनेट सोसाइटी। तो आर के बाद एस, और उसके बाद दिया गया है फॉर दैट वी नीड पीपल हु पोजेस नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यूज एज वेल, कि जो इन चीज़ों में इवॉल्व करने की हमारी ख्वाहिशें हैं सोसाइटी की, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वे लोग चाहिए जो पोजेस करते हो नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यूज एज वेल, कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की ज़रूरत क्या पूर्ति करेगी? उस प्रकार की एजुकेशन जो स्किल बेस्ड तो हो ही और वैल्यू इंस्पायर्ड या वैल्यू बेस्ड भी हो। तो RSPQ है जो सही ऑर्डर है इन सेंटेंसेस का एक मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिव या पैसिव बताना है हमें। प्लीज गाइड मी, तो जो गाइड शब्द है
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो पैसिव बनाते हैं हम, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आप समझ सकते हैं, जिनका पैसिव बनाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल कर देते हैं वर्ब के आगे। तो सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा सेंटेंस, तो हैव बीन और वर तो वैसे ही कट गया। यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, नहीं। प्लीज गाइड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। तो यहाँ पर आ गया है आंसर आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, की आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि मुझे गाइड कीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। देखिए आपने देखा होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है, तो आपने रूल पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट में बदल दीजिएगा। लेकिन उस रूल की एक्सेप्शन है, अगर आप याद कर पा रहे होंगे, अगर पढ़ा है आपने कहीं पे, कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करते हैं, अथाह सत्य के बारे में हम अगर बात कर रहे होते हैं, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज ही रहती है। दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज बीइंग रिवॉल्विंग, चेंज कर दिया है रिपोर्टेड स्पीच को। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट इज उसी टेंस में रहेगी, तो यही आपका आंसर है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व, पास्ट में चेंज नहीं करना था। द टीचर सेड दैट द अर्थ हैड बीन रिवॉल्विंग, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास फिलर्स हैं, एक आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज, कि या तो डिमांड होगी एनर्जी की या रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज से उनकी पूरी की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो देखिए पूर्ति की जाती है किन चीज़ों की, रिक्वायरमेंट्स की। तो पहला जो आपका ब्लैंक उसमें रिक्वायरमेंट्स है जो सही फिलर हो जाएगा। सोर्सेज, अवेलेबिलिटी और लेसन नहीं होगा। हमने कहा था डिमांड या रिक्वायरमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड वहाँ पर आ सकता था। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस, या तो इम्पोर्टेंट होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए गए हैं ये है जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए। इग्निफिकेंट नहीं है, वाइटल नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, यह वाक्य कहना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, इनके अलावा फायरवुड, काउडंग केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट एट्सेट्रा डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कि जो काउडंग है, कोल है, ये है जो ये कंस्टिट्यूट करते हैं, ब्लैंक थ्री में अगर हम देखेंगे कि यह मिलकर बनाते हैं, कि इनकी गिनती की जाती है एक साथ, कि ये कंस्टिट्यूट करते हैं नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो जो पहला हमारा फिलर था रिक्वायरमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। On the other hand, firewood, cowdung, cakes and vegetable etc. constitute blank 4 है जो while non-commercial forms of energy dash demand, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वह भी डिमांड की पूर्ति करते हैं, मीट करते हैं उनको, डिमांड्स को, डिमांड्स आर मेट। कोल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। जो कोल है वह स्मॉलेस्ट नहीं, हार्डेस्ट नहीं, हैवीएस्ट नहीं, लार्जेस्ट। आपको पता भी है कि
हमारे देश में बहुत कोयला है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल। पे आ गए हैं आपके फिलर्स। चलिए, इसी के साथ हमारी इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और लगभग 40 के आसपास हमने चीज़ें सीखी, क्योंकि वकैब पोर्शन में हर वर्ड हमने याद कराने की आपको कोशिश की है, जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से जारी रखिए और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।